हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडस्केप्स। आज है हमारी माइंडस्केप्स पॉडकास्ट का पहला एपिसोड। और इस पॉडकास्ट में हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ अनसॉल्व मिस्ट्रीज, कुछ केसेस जो आपके कानों तक आज तक शायद किसी ने नहीं पहुंचाई होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, पॉडकास्ट में एक से भले दो, तो हमारे साथ बैठी है मेरी एक मित्र। आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगी? हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशी है और जैसा कि अभी तनिष्क ने बोला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। आपको सुनने में भी मज़ा आएगा और आपको इमेजिन करने में भी मज़ा आएगा। बिल्कुल, और हम चाहते हैं आप केस के साथ बने रहिए। जैसे ही हिमांशी ये कहानी आपको सुनाएगी, देखिए, कहानी सुनाने का दायित्व तो देखिए हिमांशी का है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी टाइमलाइन का जो कॉन्टेक्स्ट है, हिस्टोरिकल टाइमलाइन का जो कॉन्टेक्स्ट है, वो देना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा उस टाइमलाइन की। ये बात है उस समय की जब भारत अंग्रेज़ों के शासन में था। ये बात है 1919 की। और 1919 में आपको फ्यूडल सिस्टम थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है कहानी के लिए। तो फ्यूडल सिस्टम एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट था जो अंग्रेज़ों ने यूरोप से इंडिया उठा के वो ले आए थे, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम में अंग्रेज़ों के लिए टेरिटरीज कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता था। होता ये था कि अंग्रेज़ जब भी किसी देश पर राज करते थे तो उसकी अलग अलग टेरिटरीज को संभालने के लिए वो वहीं के कुछ लोगों को पकड़ते थे। अब इंडिया की बात करें तो वो ज़मींदारों को पकड़ते थे। ज़मींदारों को वो छोटी छोटी टेरिटरी सौंप देते थे। बदले में ज़मींदार उस टेरिटरी की सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड करते थे। और उस टेरिटरी में रहने वाले जितने भी किसान हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे जो टैक्स निकालना पड़ता था वो ज़मींदारों का काम होता था। तो ये थोड़े हिंसक प्रकार के होते थे और किसानों पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ज़्यादती बरती थी। और इसी को फ्यूडल सिस्टम कहा जाता था। अंग्रेज़ बदले में इन्हें कुछ फ़ायदे इनको अंग्रेज़ों की तरफ से मिलते थे और कुछ फ़ायदा ये अंग्रेज़ों का कराते थे। तो ये है हमारा मोटे तौर पे फ्यूडल सिस्टम। अब इसी फ्यूडल सिस्टम को आगे जारी रखने के लिए अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि चलिए कुछ इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं जहाँ पे हम इन्हीं ज़मींदारों के बच्चों को पढ़ाएंगे, विलायती तौर तरीके समझाएंगे, ताकि आने वाले समय में जब हम राज करें तो हमारे लिए बहुत आसान हो इसी फ्यूडल सिस्टम को कंटिन्यू रखना और हमारे लिए कोई दिक्कत ना आए। इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में से एक इंस्टीट्यूट की हम आज बात करेंगे। और इसके आगे हिमांशी कहानी सुनाए और मैं भी बैठ के कहानी सुनूं। तो हिमांशी, चलिए। डेफिनेटली तनिष्क। तो ये इंस्टीट्यूशन मद्रास में था और इसका नाम था न्यूटन हाउस। ये 1900s में खोला गया था और स्पेसिफिकली मद्रास की जो टेरिटरी थी उसके बच्चों के लिए। अब क्लेमेंट डेला है, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं स्टोरी के। उनको एज अ प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया था 1901 में। तो वो इंडिया आए, बागडोर संभाली स्कूल की। अब एज अ प्रिंसिपल अगर उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड। और उनको चाहिए था कि रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो किए जाएं, विच इज़ गुड। एज अ प्रिंसिपल होना भी चाहिए। लेकिन जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इनके भी थे। अब एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे बाकी यूरोपियंस को इंडियंस कुछ खास पसंद नहीं थे, इन्हें भी नहीं थे। स्पेशली मद्रास के एरिया में डार्क कम्प्लेक्शन के लोग ज़्यादा थे उस समय। तो डार्क कम्प्लेक्शन को ये बड़ा ऐसे देखते थे कि बड़े अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड एनिमल्स हैं, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो बस हम ही हैं जो सोसाइटी की तौर तरीके या अच्छा लाइफ स्पेंड करने का जो तरीका होता है, हम ही सिखा सकते हैं। तो मतलब अंग्रेज़, जैसा कि वैसे तो लोग जानते होंगे अंग्रेज़ हमें किस तरह से ट्रीट करते थे, लेकिन उस टाइम वो उनका मानना था कि जो भी सफ़ेद नहीं है, जो द वन इज़ हु इज़ नॉट वाइट, तो वो नहीं है, वो एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जीता है, वो एक कल्चर्ड इंसान नहीं है, सिविलाइज्ड इंसान नहीं है। और उनका कहना था, जिस तरह से वो लोगों को बताते थे जिन पे वो राज करते थे, कि हम आपकी ज़िंदगी सुधारने आए हैं, आपको तौर तरीके सिखाएंगे कि किस तरह से एक बेहतर ज़िंदगी जी जाती है। और क्योंकि आप तो सिर्फ गंदे कामों में लगे हैं, आप इन्हीं कामों के लिए बने हैं, ऐसा उनका मानना था जी। एग्जैक्टली उनका था कि स्लेवरी के लिए ही है बस। टेक काम करवाना है, इंडियंस को उठाओ। आर्मी में लेबर के उसमें चाहिए, इनको उठाओ। हम्म। तो उनका ओपिनियन परसेप्शन वो बन चुका था। अब स्कूल के बारे में मैं आपको बताऊं तो स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती थी। जैसे कि हंटिंग, शूटिंग, क्रिकेट, टेनिस वगैरह खेलना। और क्लेमेंट खुद भी एक बहुत शौकीन किस्म के इंसान थे, उन्हें क्रिकेट खेलना, टेनिस खेलना बहुत पसंद था। तो वो रोज़ाना क्लब जाते थे और वहाँ पर अपना स्पोर्ट्स खेल कर आते थे। अब अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो 1919 की घटना है ये। और उस समय स्कूल में टोटल 9 स्टूडेंट्स थे। और वो जो स्टूडेंट्स थे वो लोकलाइट्स नहीं थे,
वो किसी न किसी प्रिंसली स्टेट के प्रिंस थे या किसी ज़मींदार के बच्चे थे। प्रिंसली स्टेट्स का आपने जैसे मेंशन किया है, थोड़ा सा मैं बता दूं प्रिंसली स्टेट्स आखिर क्या होता है ऑडियंस को, ये कहानी आसान बनाने के लिए। दरअसल जब अंग्रेज़ राज करने आए थे इंडिया पे, तो वहाँ पे काफ़ी राजा महाराजा थे जो अपनी टेरिटरीज कंट्रोल करते थे। तो आम जनता पर तो उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि राजाओं को हम उनकी रॉयल्टी देंगे, उनका नाम सम्मान वैसा ही रहेगा, लेकिन एक तरह से पपेट रूलर की तरह उनको यूज़ किया जाता था कि वो अपना राज्य तो रखते थे लेकिन काम वहाँ वही होता था जो अंग्रेज़ चाहते थे, और अंग्रेज़ों के साथ इनका उठना बैठना होता था, और उन्हीं राज्यों को प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। और आप कह रहे हैं इसमें 9 ही बच्चे थे और उनमें ज़मींदारों के बच्चे और इन्हीं प्रिंसली स्टेट्स के, मतलब उत्तराधिकारी जो किसी राजा का जैसे हम कहते हैं वो भी पढ़ते थे जी। यस। तो अब ये प्रिंसेस थे और ज़मींदारों के बच्चे थे, तो इनके खुद के नौकर भी थे जो इनके साथ आए थे। अब ये स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये बोर्डिंग हाउस भी था। तो ये बच्चे यहीं रहते थे अलॉन्ग विथ क्लेमेंट और उनकी फैमिली। अब थोड़ा सा मैं स्कूल के बारे में और बताना चाहती हूँ कि स्कूल का अगर मैं आपको आउटलेट बताऊँ तो फर्स्ट फ्लोर पर क्लेमेंट और उसकी फैमिली रहा करते थे, और सेकंड फ्लोर पर बच्चों को रूम अलॉट किए गए थे, और जो उनके सर्वेंट्स थे वो उनके साथ उधर ही रहते थे। 2 और टीचर्स थे स्कूल में जो कि इंडियंस थे, जो तेलुगु और साइंस पढ़ाते थे, बट वो स्कूल में स्टे नहीं करते थे, वो आते थे एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स यूरोपियंस थे वहाँ पे। हाँ, मतलब ज़्यादा टीचर्स वहाँ पे थे नहीं। एक तो क्लेमेंट खुद भी पढ़ाते थे और 1-2 टीचर्स और यूरोपियंस थे, बट वो जो 2 इम्पॉर्टेंट जो टीचर्स थे तेलुगु एंड साइंस, तो वो इंडियंस थे। ठीक है। अब बच्चे जो प्रिंस थे, अब लाजमी सी बात है अगर आप भी एक प्रिंस हो तनिष, सोचो, और आपके आगे लोग झुक रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है, नौकर चाकर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, स्पून फीडिंग हो रही है, और फिर आपको अचानक से एक बोर्डिंग हाउस में डाल दिया जाए जहाँ पर जो आपके प्रिंसिपल या टीचर्स हैं वो इंडियन भी नहीं है और वो आपसे कुछ खास पसंद भी नहीं करते हैं आपको, तो आप क्या करेंगे? ईगो क्लैशेस। अब क्लेमेंट और बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस होते थे क्योंकि क्लेमेंट बहुत रेसिस्ट रिमार्क उनको पास करते थे। एक तो उनके कलर कम्प्लेक्शन की वजह से, दूसरा इंडियन कल्चर उस टाइम पे, जैसे एग्जांपल दूँ तो घूंघट करना था कि जो इंडियन मैरिड वुमेन्स हैं वो घूंघट करके रखेंगी। उनके कल्चर में ऐसा नहीं था, उनका तो बॉल रूम डांस, शिवलरी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती, तो वो सिखाया जाता था उनको कि तुम बहुत पिछड़े हो, हम तुम्हें बताते कैसे जीना चाहते हैं, विलायतियों की तरह। हाँ एग्जैक्टली। और जो बच्चे थे अब उनके मन में था कि भाई हम तो प्रिंस हैं, हमारे आगे कौन है, बट अब वहाँ पे तो उन्हें स्टूडेंट लाइफ जीनी थी, टीचर्स के सामने झुकना, उनको विश करना गुड मॉर्निंग या क्लास में आ रहे हैं, तो अब वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। दूसरा ये रेसिस्ट रिमार्क्स, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम चलती थी स्कूल के अंदर क्लेमेंट और बच्चों के बीच में। अब आते हैं 15 अक्टूबर की शाम को। अब 15 अक्टूबर बहुत ही खास डेट है हमारे लिए क्योंकि उस दिन बच्चे तो सब सेकंड फ्लोर पर ही सो रहे थे, पर एक बहुत स्पेशल स्टूडेंट था जिसका नाम कदम्बुर था। अब कदम्बुर किसी बच्चे का नाम नहीं है, वो उसके प्रिंसली स्टेट का नाम है। तो ये भी एक स्पेशलिटी थी स्कूल की कि यहाँ पर जो बच्चे थे उनको उनके प्रिंसली स्टेट या उनकी डायनेस्टी के नेम से बुलाया जाता था, राजघराने के नाम से बुलाया जाता था। एग्जैक्टली। तो अब आप परसेप्शन देख रहे हैं कि हम सिर्फ एक को एजुकेट नहीं कर रहे हैं, हम उनके पूरे स्टेट को या पूरे डायनेस्टी को हम एजुकेट कर रहे हैं, उनका कल्चर चेंज कर रहे हैं। इस परसेप्शन से उन्हें रखते थे। अब कदम्बर को पनिशमेंट दी थी कि आप स्टोर रूम में सोएंगे आज, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे था, बाकी बच्चे अपने रूम्स में और क्लेमेंट अपना फर्स्ट फ्लोर पे विद फैमिली। अब उनकी फैमिली में उनकी वाइफ और उनका एक बच्चा था, डोरथी उनकी वाइफ का नाम था। अब 15 अक्टूबर 1919 की शाम को वो क्रिकेट क्लब से हर रोज़ की तरह वापस आते हैं और डेली रूटीन अपना फॉलो करते हैं। बच्चों को उनके डॉर्म में चेक करना, वार्डन्स का ड्यूटी देखना, गार्ड ठीक से खड़े हैं कि नहीं, अपना डेली का रूटीन करके वापस अपने रूम में गए। अब लगभग आधी रात हो गई थी, 12 साढ़े 12 के अराउंड। पिन ड्रॉप साइलेंस एवरीवेयर, सब सो चुके थे। अचानक से डॉरथी की नींद खुलती है एक गन शॉट की आवाज़ से। अब वो घबराती है, उठी, उसने इधर उधर देखा क्या हुआ, तो वो क्या देखती है, बहुत हॉरिफिक सीन उसके सामने था कि क्लेमेंट अपने बेड पर पड़े हैं एंड ही इज लाइंग इन द पूल ऑफ हिज ओन ब्लड। द राइट साइड ऑफ हिज हेड वाज ब्लोन अवे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गोली मारी हो। अब डॉरथी को तो हाथ पैर फूल गए। अब आप अगर उसकी सिचुएशन देखिए, आप खुद वहाँ होते अगर, तो आप
क्या महसूस करते? मतलब शॉक्ड, में इमेजिन नहीं कर सकता क्या हालत होती है। यस, डेफिनेटली। हम्म। अब उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। अब उसकी चीखें सुन के बच्चे, जो टीचर्स, सर्वेंट्स सब इकट्ठे हुए, सब ने वो देखा। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। अभी जो थोड़ी देर पहले हमें गुड नाइट विश करने आया था या हमारी ड्यूटीज कल के लिए बताने आया था कि कल ये काम होंगे, अब उसके साथ क्या हो गया? उसकी बॉडी पड़ी है उनके सामने। अब डॉक्टर्स को फ़ोन करा गया, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। डॉक्टर आए तो सब एक होप होती है मन में कि माइट बी ही सर्वाइव, पर नहीं, वो हुआ नहीं। डॉक्टर ने आते उनको डेड डिक्लेयर कर लिया। अब आप सिचुएशन की सीरियसनेस को समझो तनिष। 1919, अंग्रेज़ों का रूल एकदम पीक पे, और उस टाइम पर एक यूरोपियन प्रिंसिपल का मर्डर कितनी बड़ी बात थी। ये केस मद्रास से बॉम्बे और बॉम्बे से लंदन कोर्ट तक भी खिंचा था, और ऑलमोस्ट 1 साल तक ये मीडिया में भी रहा था। और उस टाइम का मीडिया भी आप इमेजिन कीजिए, सिर्फ मेनली प्रिंट मीडिया चल रहा था वहाँ पे। Yes. न्यूज़पेपर्स लंदन जा रहे थे, लंदन में ज़्यादा बोलबाला था क्योंकि एक अंग्रेज़ मरा है। जहाँ तक Exactly. मैं परसीव करता हूँ, भारतवासी तो थोड़े खुशी होंगे इसको लेकर। जी। और उस टाइम डर भी था लोगों के मन में कि अगर किसी अंग्रेज को हमने पत्थर भी मार दिया तो पनिशमेंट, क्योंकि पूरा जो जुडिशियल सिस्टम था वो था ही ब्रिटिशर्स के अंडर। तो वो भी एक डर था। अब उनकी बॉडी तो पड़ी है, अब कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है यहाँ पे शुरू। अब पुलिस ने उनका, जब पुलिस वहाँ क्राइम सीन पर आती है तो उनको एनालाइज करके इतना तो समझ में आ गया था कि एक शॉटगन का यूज़ किया गया है, और उनकी जो बेड था उसके ऊपर मच्छरदानी, इफ़ यू नो दी थिंग, वो थी। तो उसमें बहुत बड़ा होल हो चुका था और उनके राइट साइड की तरफ ही था। तो उसको ऐसे देख के पुलिस ने एनालाइज किया कि पॉइंट ब्लैंक से शूट किया गया। तो मतलब किलर रूम में आया, उनके बेड के पास खड़ा हुआ, उनको गोली मारी और वो चला गया, बिल्कुल सर पे रख के। एग्जैक्टली। अब इसके बीच में क्वेश्चन होता है कि डोरथी ने किसी को देखा कैसे नहीं। अब आप सो रहे हो, आपका हस्बैंड आपके साथ है, आपका बच्चा आपके साथ सो रहा है, आप कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, अगर आपको गोली की आवाज़ आएगी तो आप उसके सोच की तरफ तो मुड़ेंगे ना कि कहाँ है, कहाँ से चली है, कुछ हुआ तो नहीं, बच्चा है मेरा, पति है मेरा। और आई डोंट थिंक इतना छोटा भी वो रूम था कि डिसअपियर ही हो गया वो। कोई परछाई, कोई फिगर, कुछ डोरथी ने नहीं देखी। जब उनकी स्टेटमेंट टेस्टिमनी आई थी कोर्ट में तो उन्होंने मेंशन किया था कि मैंने सिर्फ आवाज़ सुनी है, मैं उठी हूँ, मैंने उनकी बॉडी देखी है एंड मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया था, बस। उन्होंने किसी को ना आते देखा, ना जाते, ना कोई आहट सुनी। अब कितने सारे सवालों के जवाब पुलिस को मिल नहीं रहे थे उस टाइम पे कि किलर था कौन, आया कहाँ से, गया कहाँ, वेपन डिस्पोज कहाँ किया गया, और वेपन लिया कहाँ से गया, क्योंकि शॉटगन आई डोंट थिंक सिविलियंस के लिए अवेलेबल थी उस टाइम पे। अब वहाँ पे स्टूडेंट जो थे सब रॉयल्टी थे, अब उनके पास ये था कि वो ले सकते थे, बट अगेन कौन, पता ही नहीं किसी को। अभी शक डोरथी पे भी गया कि शायद वो भी हो सकती है। शक काफ़ी गए। तो हिमांशी, मैं आपको यहीं पे रोक देता हूँ क्योंकि अभी अगर ऑडियंस देख पा रहे हैं तो मैं अपनी आंखें मल रहा हूँ, थोड़ा इतना फोकस्ड हो गया था मैं स्टोरी में, और इमेजिन कर पा रहा हूँ कि एक हॉस्टल तरह का इमेजिन कर रहा हूँ। बाहर आपका लॉन है, आप सेकंड फ्लोर पर स्टूडेंट्स सो रहे हैं, वहीं पे क्लेमेंट की बॉडी बेड पे पड़ी है, खून से सनी हुई, और शक सीधे तौर पे शक तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन आप देखिए पॉइंट ब्लैंक से गोली लगी है। तो सवाल उठ रहे हैं किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। लेकिन ये सवाल के जवाब आपको एपिसोड 2 में मिलेंगे, जहाँ पे हिमांशी हमारे साथ इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेगी। तब तक आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और आपको क्या लगता है आखिर किसने ये किया होगा। ये कहानी तो आज तक अनसॉल्व्ड है, कुछ हिंट हम आपको अगले स्टोरी में देंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे ऑन एपिसोड 2 ऑफ माइंडस्केप्स। थैंक यू सो मच।